मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इस रंगीन दिन को और भी रंगीन बनाने के लिए शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया के सुहाने दौर के किस्सों, कहानियों, अफसानों, तरानों की इस महफिल को, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो मेहरबान दोस्तों, जिस स्टार के नाम पर और जिस स्टार पर कॉमिक्स बनी उसका नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन पर यह कॉमिक्स बनाने का आइडिया कैसे आया और किसे आया, ये मैं आपको बताता हूं। बात है जब अमिताभ बच्चन पुकार फिल्म की शूटिंग गोवा में कर रहे थे। उनके साथ उनके को स्टार रणधीर कपूर भी थे। तो जब आउटडोर शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन सेट पे आते तो उनके चाहने वाले उमड़ पड़ते, चिल्लाते, अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए हंगामा मचाते। यूनिट के लोग और सिक्योरिटी पर्सनल बहुत कोशिश करते कि लोग चुप हो जाएं, शांत हो जाएं और स्मूथली शूटिंग चल सके, मगर लोग, भीड़ उनकी बात ही नहीं सुनते थे। तब मजबूरी में खुद अमिताभ बच्चन को जाना पड़ता, हाथ जोड़ने पड़ते, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि शांत रहें, चुप हो जाएं, ताकि हम शूटिंग आराम से कर सकें। उनकी बात सुनकर लोग चुप हो जाते, शोर बंद हो जाता और शूटिंग आराम से चलने लगती थी। ये सिलसिला कुछ दिन और भी चला, लेकिन जब भी लोगों की भीड़ बेकाबू हो जाती तो अमिताभ बच्चन के कहने पर सब ठीक हो जाता था। अमिताभ बच्चन का ये जादू देखकर रणधीर कपूर कहने लगे कि लो भाई, भीड़ बेकाबू हो रही है, भीड़ डिस्टर्ब कर रही है, बुलाओ अपने सुपर हीरो को। जब सुपर हीरो आ जाएगा तो पब्लिक शांत हो जाएगी। रणधीर की इन्हीं बातों को सुना उस सेट पर मौजूद एक रिपोर्टर पम्मी बख्शी, जिनको यह आइडिया आया कि क्यों ना इस सुपर हीरो पर एक कॉमिक सीरीज निकाली जाए जिसका नाम हो द एडवेंचर्स ऑफ अमिताभ बच्चन। उन्होंने यह आइडिया अमिताभ बच्चन के साथ शेयर किया। अमिताभ बच्चन राजी हो गए और इस तरह ये कॉमिक्स निकालनी शुरू हो गई। इस कॉमिक्स को लगभग 2 साल तक लगातार पब्लिश किया गया। हिंदी में इसका नाम था किस्से अमिताभ के। इसके हर संस्करण में अमिताभ बच्चन अपने हाथों से एक संदेश लिखा करते थे और इसकी कहानियां लिखने के लिए गुलजार साहब को साइन किया गया था। लगातार 2 साल तक इसके संस्करण आने के बाद किन्हीं कारणों से इसका प्रकाशन बंद हो गया। हिंदुस्तान में शायद ये पहली कॉमिक्स ऐसी होगी जो किसी फिल्म स्टार के ऊपर आधारित हो, अमिताभ बच्चन। अब बात एक ऐसे कलाकार की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की एक पेंटर के रूप में, आगे चलकर बन गया एक सिनेमाटोग्राफर और कहलाया ट्रिक फोटोग्राफर। ये वो कलाकार है दोस्तों जिसका नाम भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड के 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जनाब, हम बात कर रहे हैं फेमस सिनेमाटोग्राफर बाबू भाई मिस्त्री की। बाबू भाई का पेंटर से सिनेमाटोग्राफर बनने का सफर बड़ा ही रोचक रहा। फिल्मी जीवन की शुरुआत तब हुई जब उनके चाचा रंगीन दास पेंटर ने उन्हें कृष्णा पिक्चर्स में काम दिलवाया। यहां पर कुछ समय काम करने के बाद बाबू भाई उस समय की एक जानी मानी कंपनी प्रकाश मूवी टोन में चले गए, जहां वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में पोस्टर्स बनाने लगे। इसी के साथ साथ उन्हें आर्ट डिपार्टमेंट में भी हाथ आजमाने का मौका मिलता रहा। यहीं वो कंपनी के कैमरामैन गुरुनाथ शिरोडकर को काम करते हुए बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे। काम में मजा आने लगा। कैमरे की तरफ बढ़ते हुए रुझान को देखकर गुरुनाथ शिरोडकर ने उन्हें कैमरे के साथ हाथ आजमाने का मौका दे दिया और इस तरह बाबू भाई मिस्त्री जुड़ गए उस कैमरे से। बहुत टैलेंट तो था, प्रतिभा के धनी बाबू भाई ने जैसे ही कैमरे के साथ काम करना शुरू किया, उन्हें समझ में आ गया कि वो इस कैमरे के साथ ट्रिक फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक दिन जब निर्माता की नजर पड़ी उनके इस एक्सपेरिमेंट की तरफ जो उन्होंने कैमरे के साथ किए थे, तो वो बड़े इंप्रेस हो गए
जनाब, ये वही समय था जब हॉलीवुड की एक फिल्म द इनविजिबल मैन रिलीज हुई थी। विजय भट्ट जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ ये इंग्लिश फिल्म देख कर आओ। बाबू भाई मिस्त्री जब फिल्म देखकर लौटे तो उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी ही ट्रिक कर सकते हो जो इस फिल्म में है। आत्मविश्वास से भरे बाबू भाई ने तुरंत हां कर दी। इस फिल्म को, अंग्रेजी फिल्म को ध्यान में रखकर एक लिखी गई स्क्रिप्ट जिसको नाम दिया गया ख्वाब की दुनिया। यह फिल्म बनकर रिलीज हुई तो फिल्म के क्रेडिट में नाम दिया गया ट्रिक फोटोग्राफर बाबू भाई मिस्त्री। और इस तरह एक पेंटर बन गया हिंदी सिनेमा का पहला ट्रिक फोटोग्राफर। मदर इंडिया, आन, अंदाज, अमर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान। महबूब खान गुजरात के एक गांव सरार के थे और उसी गांव में उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। महबूब को बचपन से ही शौक था फिल्मों का। फिल्मों का शौक इतना बढ़ गया कि वो फिल्में देखने के लिए शहर तक जाने के लिए ट्रेन में भी बैठ जाते थे। और यहीं इनकी मुलाकात ट्रेन के एक गार्ड इस्माइल भाई जीवा से हुई। तो बालक महबूब इस्माइल भाई जीवा से अक्सर अपनी फिल्मों के शौक और पैशन और बॉम्बे जाने के सपने के बारे में बात किया करते थे। बालक महबूब के शौक को देखकर, इसके पैशन को देखकर इस्माइल भाई जीवा भी इन्हें कभी कभी फिल्म देखने के लिए कुछ पैसे दे दिया करते थे कि लो बेटा ये पैसे लो, देखाओ फिल्म। और इस तरह एक दिन 16 साल की उम्र में अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, ख्वाबों की ताबीर के लिए महबूब खान ने पकड़ ली बॉम्बे की ट्रेन। जैसे ही बात पिताजी को पता चली, अब्बा को, तो उन्होंने बॉम्बे पुलिस के अपने किसी दोस्त को फोन किया, संदेशा भेजा, पैगाम भेजा कि मेरा लड़का इस तरह से भागकर गांव से बॉम्बे पहुंच गया है, उसे पकड़ो और सीधे ले आओ मेरे गांव। तो पिता के चंगुल में बालक महबूब फंसा दिया गया बॉम्बे पुलिस के द्वारा और जोर जबरदस्ती करके बॉम्बे पुलिस ने उसे भिजवा दिया वापस अपने गांव। यहां पहुंचकर अब्बा ने सख्त हिदायत दी कि आज से तुम्हारा फिल्में देखना बंद, और उन पे नकेल डालने के लिए, टोटल कंट्रोल करने के लिए महबूब खान का निकाह भी करवा दिया गया। परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है तो बड़े बड़े लोगों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। तो महबूब खान कुछ दिन के लिए गांव में ही टिक गए, लेकिन अंदर ही अंदर घुलते रहे। उन्हें मालूम था कि अब शायद सपनों में ही रहेगा बॉम्बे, वो सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, वो कभी बॉम्बे पहुंच नहीं पाएंगे। इस हकीकत ने उन्हें इतना उदास कर दिया कि वो अक्सर रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर जाकर बैठ जाते और बंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियों को एकटक देखते रहते। उनका ये रोज वहां पे बैठना, गुमसुम बने रहना, वो ट्रेन के जो गार्ड थे इस्माइल भाई जीवा, उन्होंने भी देखा, महसूस किया, वो भी मिल जाया करते थे। एक दिन पूछा, क्यों यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बार बार हर रोज जब भी मैं गुजरता हूं यहां से आ जाता है तू। तब बालक महबूब ने कहा, मैं यहां पर शायद इस उम्मीद में आ जाता हूं कि एक ना एक दिन तो मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो वापस मुझे बॉम्बे पहुंचा दे, और मुझे बॉम्बे जाने का 1 वे टिकट चाहिए। मैं वापस नहीं लौटना चाहता हूं, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। इस्माइल भाई जीवा इस बार इस बालक महबूब से इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए, इसका पैशन देखकर, इसकी हिम्मत देखकर, इसके सपने देखकर, कि उन्होंने अरेंज कर डाली महबूब खान की बंबई यात्रा 1 वे टिकट के साथ। और बॉम्बे ही नहीं पहुंचाए, यहां पर इस्माइल भाई जीवा के कुछ जान पहचान के लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे। इस्माइल भाई जीवा ने महबूब खान को फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी मिलवा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे ये गुजरात के एक छोटे से गांव से आया हुआ महबूब खान अपनी प्रतिभा, कला, मेहनत और लगन के बल पर बन गया माइस्ट्रो डायरेक्टर महबूब खान। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, ऐसा ही हुआ निर्माता निर्देशक एस मुखर्जी साहब के साथ। दिल दे के देखो की कामयाबी के बाद मुखर्जी साहब अपनी अगली फिल्म लव इन शिमला की तैयारी में जुटे हुए थे, और इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे आर के नैयर साहब, जो इस फिल्म में नए हीरो को लेना चाहते थे। सबसे पहले हीरोइन साइन की साधना, फिर जब बात आई
कि किसको लें, तो ये डिसाइड किया गया कि नए हीरो को ही लेना चाहिए। फिल्म की कहानी पूरा सेटअप देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया। तो इस फिल्म के लिए नए चेहरों के ऑडिशन शुरू हुए। कोई चेहरा पसंद ही नहीं आया, कोई हीरो पसंद ही नहीं आया, किसी में ऐसा मटेरियल लगा ही नहीं। ना तो मुखर्जी साहब को कोई पसंद आया, ना नैयर साहब को पसंद आया। इसी बीच इसी मायूसी के अंदर कि यार बात बन रही है, दोनों नैयर साहब और मुखर्जी साहब के घर में ही बैठे चाय पी रहे थे और फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इतने ऑडिशन हो गए हैं, कोई जश ही नहीं पा रहा, क्या चक्कर क्या है। तभी आर के नैयर की नजर एक लड़के पर पड़ी जो घर में एंटर कर रहा था। हाथ में बैडमिंटन का रैकेट था और चला रहा था, लंबा चौड़ा मस्त। देखकर नैयर साहब मुखर्जी साहब से बोले, मुखर्जी साहब कमाल है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे है तो सही, हमें फिल्म का हीरो मिल गया। मुखर्जी साहब को समझ में नहीं आया किसकी बात कर रहे हो। नैयर साहब बोले, यही तो है ना आपका बेटा, ये जॉय मुखर्जी। मुखर्जी साहब ने कहा, यार जॉय को आज तक कोई एक्टिंग वैक्टिंग उसने किया नहीं है, तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। नैयर साहब ने कहा, आप एक्टिंग वैक्टिंग की चिंता मत करो, वो मैं सिखा दूंगा, आप तो बस हाँ करो और इससे हाँ करवाओ। आर के नैयर के कॉन्फिडेंस को देखकर प्रोड्यूसर मुखर्जी साहब ने हाँ कह दी और जॉय मुखर्जी को, अपने बेटे को लगा दिया ट्रेनिंग पर। और इस तरह से आर के नैयर की एक्टिंग क्लास से सीखकर जॉय मुखर्जी बन गए अपने पिताजी की फिल्म लव इन शिमला के हीरो। फिल्म कामयाब हुई और आप जानते हैं कि जब कोई फिल्म चल जाती है तो उसके साथ चल जाते हैं उस फिल्म के हीरो हीरोइन और शायद कुछ एक्टर्स भी। ऐसा ही जॉय मुखर्जी के साथ हुआ और जॉय मुखर्जी बन गए एक कामयाब हीरो। बहुत सारी फिल्में उन्होंने एज ए हीरो की हैं, बहुत सक्सेसफुल हीरो माने जाते थे किसी ज़माने में हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के। शोभना जी की मां रतनबाई भी एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए घर का माहौल की वजह से वो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पिताजी पीएस शिलौत्री बैंक के ऑनर थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने, नाटकों में या फिल्मों में काम करे। शोभना का जब भी मन करता तो वो थिएटर ग्रुप के लोगों के साथ रिहर्सल का शौक तो पूरा कर लिया करती थी, मगर स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पता था स्टेज पर गई और डैडी को मालूम पड़ गया वो स्टेज से ही पकड़कर नीचे ले आएंगे। इसलिए अपने इस ख्वाहिश को मन में ही दबा के रखा। पिता का हो गया निधन। शोभना और उनकी मां की सारी जिम्मेदारी और देखभाल अब शोभना के मामा जी करने लगे। फादर के जाने के बाद जब शोभना समर्थ ने अपनी मां से एक्टिंग प्रोफेशन की बात की और ये कहा कि मैं अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं, तो मामा ने इस बात से साफ मना कर दिया। मामा ने अपनी बहन यानी कि शोभना की मां से कहा कि एक बार जो ये फिल्मों में गई तो कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। इस तरह एक बार फिर हीरोइन एक्ट्रेस बनने की तमन्ना दबा दी गई। वक्त बीता और वक्त के साथ साथ एक बार रतनबाई ने बेटी शोभना से कहा, देख तेरे लिए मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, मेरे दूर के रिश्तेदार का जानने वाला, विदेश से पढ़कर लौटा है, मैं चाहती हूं कि तेरी शादी उससे हो जाए। ये शादी की बात सुनकर शोभना ने तुरंत मना कर दिया। कहा, किसी मैं अनजान लड़के से शादी नहीं करूंगी, मना कर दो उसे। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब शोभना बाजार से अपने घर पहुंची तो क्या देखती हैं कि घर में एक सुंदर हैंडसम लड़का बैठा हुआ है। शोभना को ये लड़का देखने में ही बहुत अच्छा लगा, मगर हाय हेलो करके अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही मां मिली। मां से कहा, काश तुमने मेरे लिए कोई ऐसा लड़का पसंद किया होता जो बाहर बैठा हुआ है, तो मैं खुशी खुशी हाँ कह देती। मां ने कहा, फिर तो तू हाँ ही कह दे, क्योंकि ये वही लड़का है कुमार सेन समर्थ जो मैंने तेरे लिए पसंद किया है, अभी अभी जर्मनी से पढ़ाई करके लौटा है। अरे क्या किस्मत है। मन बल्लियों उछलने लगा और उन्होंने कुमार सेन समर्थ से शादी के लिए हाँ कर दी। शोभना जी की किस्मत उन्हें हीरोइन बनने का मौका देना चाहती थी। जब उसने कुमार सेन समर्थ से पूछा कि क्या शादी के बाद मुझे एक्टिंग करने दोगे, तो पति कुमार सेन समर्थ ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। मैं भी तो सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई करके आया हूं और फिल्मों में ही काम करने वाला हूं, तुम तो जरूर कर सकती हो। और इस तरह शोभना की शादी के साथ साथ ही शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर। और शादी के कुछ महीनों बाद ही 1935 में
पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई जिसका नाम था निगाहे नफरत। जनाब, फिल्मों में काम करते करते कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता बन गया था अमजद खान और अमिताभ बच्चन के बीच, जिसकी यादें आज भी अमिताभ बच्चन के दिल में ताज़ा हैं। शोले के दौरान दोनों में अच्छी जमने लगी, अमिताभ बच्चन और अमजद खान। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने अमजद खान और उनकी दोस्ती से जुड़ा एक किस्सा बयान किया है, जिसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन ने इस इंटरव्यू में बताया कि अमजद खान उन कलाकारों में से थे, अपने जानने वालों की हर मुश्किल घड़ी के वक्त उनका साथ दिया करते थे। लोग अक्सर अमजद खान को मुसीबत आने पर याद किया करते थे। जब कुली के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था, तब अमजद खान उन दोस्तों में से थे जो पूरे वक्त अमिताभ बच्चन के पास अस्पताल में बैठे रहते थे और वहीं बैठे हुए सलामती की दुआ मांगते थे। किस्मत का खेल देखिए कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब अमजद खान अपनी कार से गोवा जा रहे थे और हो गया एक्सीडेंट। साथ में थी उनकी बेगम साहिबा और बेटा शादाब, और जो इंसान हर दम सबकी मदद करता आया था, उस वक्त उसकी मदद करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। यह एक्सीडेंट शहर से कुछ मील की दूरी पर हुआ था। जैसे तैसे करके अमजद खान किसी तरह से पहुंचे पंजिम। तब तक उनकी हालत इतनी गंभीर और खराब हो गई थी कि वो कोमा में ही जाने वाले थे। चेस्ट में बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, हड्डियां टूट गई थी और टूटकर फेफड़ों में जा घुसी थी। ऐसे में उनका इमरजेंसी का ऑपरेशन सर्जरी की जानी थी, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज करने वाला वहां उनका अपना कोई नहीं था। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि यह भाग्य का खेल था या कुछ और, कि इस एक्सीडेंट के बाद अमजद खान के पास पहुंचने वाले वो पहले शख्स थे और उन्होंने वहां जाकर सर्जरी की फॉर्मेलिटीज के पेपर पर साइन किए। और पूरी रात, जब तक कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद अमजद खान खतरे से बाहर नहीं आ गए, वो हॉस्पिटल में बैठे इंतजार करते रहे अमजद खान के ठीक होने का। ये किस्सा अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है। आज अमजद भाई हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, बहुत बेहतरीन आदमी थे अमजद खान साहब। आज की महफिल को यहीं विराम देंगे। मैं बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का। मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली के मौके पर आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की कुछ रंग बिरंगी कहानियां। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।